नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिसीज़ इन अनसर्टेन टाइम्स। तो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 इसके बारे में ही ये सारा आर्टिकल है और कैसे जो है यहाँ पर क्या क्या बातों के ऊपर फोकस किया गया इसके बारे में चर्चा की गई है। और इकोनॉमिक सर्वे जो है हमेशा जो बजट जब आता है उसके पहले ही एक दो दिन पहले इसको भी लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ही होता है जिसके बिहाफ पर जो है सारी पॉलिसीज़ हम बनाते हैं, बजट तैयार करते हैं और जिन जिन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है तो उनके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो इसका एक किताब बनाकर 2 वॉल्यूम में इसको भी जो है जारी कर दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से, ताकि जो कि आम लोग जो हैं वो भी पढ़ें कि हमारी इकॉनमी की क्या कंडीशन चल रही है और कहाँ कहाँ पर जो है भारत सरकार ने इंटरवीन किया है। तो अभी जो है फर्स्ट वॉल्यूम आया है इकॉनमिक सर्वे 2020-21 का। तो इसके बारे में भी मैं अलग से लेक्चर लेने मैंने स्टार्ट किया है। अभी फर्स्ट मैंने ओवरव्यू डाला है, लेकिन वो इकनॉमिक सर्वे 19-20 वाला है। तो मैं कोशिश करूंगा तो अभी अगर नया जो इकनॉमिक सर्वे आया इसको मैं पहले डिस्कस करना शुरू करूं तो इसकी भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। इकनॉमिक सर्वे 20-21 के भी जितने चैप्टर्स होंगे उन सभी चैप्टर्स को भी हम अब डिस्कस करेंगे। तो जो पुराने वाला है 19-20 वाला उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने सभी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं कि किस तरीके से जो भारत की इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस थी और उसने किस तरीके से रिस्पांस दिया है कोविड-19 के प्रति, कैसे जो है इस कोविड-19 को मुकाबला किया है इसका। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है इस साल का इकोनॉमिक सर्वे का वो है कि हाउ टू मेक पॉलिसीज एंड डिसीजंस अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ रेडिकल अनसर्टेनिटी। तो ये थीम है जिसके बिहाव पर सारा इकोनॉमिक सर्वे जो है ये अपनी थ्योरी बताता है कि कैसे हम पॉलिसीज बनाएं, कैसे डिसीजन लें जब बहुत ही बुरा समय आ जाए, इतनी अनसर्टेनिटी की कंडीशंस पैदा हो जाएं जैसे कि अभी 2020 में पैदा हो चुकी थी। तो जो कोविड-19 का पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट हुआ जो हमारे हेल्थ के ऊपर और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर और पूरे वर्ल्ड में ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी गई, तो ये बहुत ही बड़ा इशू निकल कर आया है। और इसके बारे में आगे सर्वे बता रहा है, सर्वे ने सभी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि भारत ने कैसे अपनी जो है बारबेल स्ट्रेटजी उसको अपनाया, बढ़िया स्ट्रेटजी अपनाई। साथ ही साथ जो केस निकल कर आ रहे थे, ठीक है, उनके साथ भी मुकाबला किया एक हाथ में, और साथ ही साथ जो रिस्पांस देना चाहिए था कि कैसे इन्फॉर्मेशन को अपडेट रखें। जैसे आपने देखा होगा आरोग्य सेतु ऐप भारत ने लॉन्च की। इसके अलावा भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स थे भारत सरकार के जिसके तहत भारत सरकार ये चाह रही थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है उसके हिसाब से हम बिल्कुल सही तरीके से काम करें और जो कोविड-19 है इसको हम इसको डाल दें, मतलब कि इसको कंट्रोल में ले आएं। तो ये शो करता है कि कैसे हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो टारगेटेड थी, एक बढ़िया तरीके में यहाँ पर सीक्वेंस थी, ता जो कि मैक्सिमाइज हम जो यहाँ पर जो फ्रूट है, ठीक है, वो यहाँ पर कंटेन कर सके, मतलब जितना रिजल्ट हमारा बढ़िया हो उसको मैक्सिमाइज कर सके। तो सर्वे यहाँ पर ये भी एक्सप्लोर करता है कि जो इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क यूज़ किया गया उस समय, तो उसको अभी भी जो है आने वाले समय में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस है उनको इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि एक सेंचुरी पहले, तो एक सदी पहले एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रैंक नाइट, जिन्होंने फ़र्क बताया था कि रिस्क और अनसर्टेनिटी के बीच में क्या फ़र्क होता है। तो जो रिस्क होता है ये एक तरह की आउटकम्स निकल कर आती हैं जो हम ये फ्यूचर में यहाँ पर पॉसिबली हम मानकर चलते हैं, आउटकम मान के चलते हैं, प्रोबेबिलिटीज हम अपनी लगाते हैं कि ये हो सकता है अगर हम फलाना फलाना रिस्क लेते हैं। तो जो अनसर्टेनिटी होती है वो रिलेट करती है कि वो एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर अननाउंस मतलब कुछ नहीं पता क्या होगा। जैसे पैंडेमिक की सिचुएशन को आप दोबारा से इमेजिन करके देखो, जब पैंडेमिक की शुरुआत हुई थी तो एक इस तरह की अनसर्टेनिटी बन गई थी, पता नहीं कल का क्या होगा, पता नहीं ये कब जाएगा। ओके, कोई बोल रहा था कि साल लगेगा, कोई कह रहा था कि 6 महीने लगेंगे। तो रिस्क जो है अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसका फिर भी एक कैलकुलेटर रिस्क होता है कि हम अगर पूरी कैलकुलेशन करके भी कोई काम शुरू करते हैं तो कैलकुलेशन की होती है कि इतना रिस्क होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से हम जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके हमें पता होता है कि पॉसिबल जो है फ्यूचर आउटकम्स क्या निकल कर आएंगे, क्या प्रोबेबिलिटीज़ होंगी। और जितने भी मोस्टली जितने मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट हैं वो फोकस करते हैं जो रिस्क के रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनके ऊपर। तो जो रियल वर्ल्ड है वो कम्प्लेक्स है और बहुत तरह के यहाँ पर जो है बटरफ्लाई इफेक्ट्स होते हैं, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आते हैं और रैंडम शॉक्स जो है इकोनॉमी में निकल कर आते ही रहते हैं। अगर कोई रिस्क की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने रिस्क लिया तो हमेशा वो पास हो गया, बहुत सारे फेल भी होते हैं।
और ये तो और भी यहाँ पर सच्चाई है जो फेस की गई है सदी में एक बार, जैसा शॉक आया जैसे कोविड 19 पैंडमिक जैसा। तो एक सदी में एक बार ऐसी हमने इतनी मतलब रेडिकल अनसर्टेनिटी जो है हमने यहाँ पर फेस की है। और जो हमारा भारत में अगर बात करें तो यही एक सेंट्रल इशू था जिसको हमने रिस्पॉन्स किया है 2020 में। और आगे बात कर रहे हैं कि जो रीडर्स की यहाँ पर एक रिकॉल है कि बहुत सारे जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये ओपिनियन था कि लास्ट ईयर जो भारत ने शुरुआती लॉकडाउन लगाया था उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और जो भी यहाँ पर रिफ्लेशन डोमेस्टिक डिमांड में यहाँ पर उभर कर आ रहा था भारत में, तो उसको एक ही बार में एक बड़ा सा आप स्टिमुलस पैकेज देकर उसको आप सही कर सकते थे। तो ये बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं, जैसे एक नोबेल प्राइज़ विनर इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है जोसेफ स्टिग्लिट्स। तो ये स्पेसिफिकली भारत का नाम लेकर कह रहे हैं कि एक ऐसी कंट्री है जिसने बहुत ही मिसमैनेज अपनी रिस्पॉन्स प्रकट की है, ख़ास तौर पे जो बड़े पैमाने पर इन्होंने मनी ट्रांसफ़र की थी। ओके, तो जहाँ पर एक ऐसी मनीटाइजेशन हुई थी जो पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। और साथ ही साथ जो बिजनेस थे उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्ती जो है बड़े बड़े टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर इस तरीके से भारत की इकोनॉमी को दर्शाया गया है जो नोबेल प्राइज़ विनर जोसेफ स्टिग्लिट्स हैं उनके द्वारा। तो टैक्सेस की अगर बात करूँ, जो हमारा 28% का स्लैब है, बहुत ज़्यादा इसको कहा जाता है, इसकी बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी इसका होता है कि 28% स्लैब जो है ज़्यादा हो जाता है। कोई एक यूनिवर्सल स्लैब रखो पूरी जीएसटी का जिसके हिसाब से जो है पूरे इकोनॉमी में टैक्सेस लगें। तो मनीटाइजेशन जब डीमनीटाइजेशन हुई थी तो बड़े पैमाने पर मनी ट्रांसफ़र की गई थी, उस समय भी हमारी इकॉनमी को काफ़ी धक्का पहुंचा था। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही हैं। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ऑथर हैं संजीव सान्याल, वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स कॉलम में उन्होंने 9 अक्टूबर 2020 को भी एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था वेरी असिमेट्रिक ओपिनियन। तो यहाँ पर जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स थे तो वो जो इन्होंने एडवाइस दी थी उसके उल्ट जाकर इन्होंने काम किया। तो जो ये एडवाइस थी ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज जो थी वो अपना चुकी थी जब कोविड-19 का मुकाबला कर रहे थे, कोविड-19 से कैसे निपटना है उसकी स्ट्रेटजीज बना रहे थे। तो इसके बारे में आप 9 अक्टूबर का जो एडिटोरियल है वो पढ़ सकते हो। उसकी वीडियो भी आपके पास यहाँ पर है तो उसको आप क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा जो भारत सरकार है उसने प्रायोरिटाइज किया कि हम जो है हमने जानें बचानी है। ओके, और साथ ही साथ जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के उनका भी यहाँ पर ध्यान रखना है। जो बिजनेस सेक्टर है उसका अभी इतना फोकस नहीं किया गया जितना यहाँ पर फोकस था कि जिंदगियाँ कैसे बचाई जाएं लोगों की। तो सबसे पहला फोकस ही भारत सरकार का यही था। तो इसी के चलते लॉकडाउन लगे काफ़ी ज़्यादा, तो कोई परवाह नहीं थी उस समय कि बिजनेस चले, बिजनेस सेक्टर का क्या हाल होगा, लेकिन सबसे पहली बात यही थी कि जाने कैसे बचाई जाए, इसका स्प्रेड जो है कोविड-19 का इसको कैसे रोका जाए। तो इसी अनसर्टेनिटी के तहत जो है लॉकडाउन्स लगते गए। ओके, आगे जो है अप्रोच लगाई जाए कि कैसे जो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स निकल कर आते हैं उनको कैसे रोका जाए, अवॉइड किया जाए भारत में। सो इसी कंटेक्स्ट के चलते जो भारत सरकार थी उसने जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट फूड प्रोग्राम है, ठीक है, उसको भी टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया। ओके, तो यहाँ पर इसके अलावा जो 100% गारंटी है टू लोन टू स्मॉल बिजनेस, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर दे दी कि हम आने वाले समय में जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको भी लोन की गारंटी देंगे। तो भी बाद में आपने देखा होगा स्टिमुलस भारत के यहाँ पर पैकेज निकले थे। तो पैकेज 1, 2, 3 ऐसे करके बहुत सारे पैकेजेस भारत सरकार ने अनाउंस किए थे जिसमें जो स्मॉल सेक्टर्स थे वहाँ पर बेसिकली फोकस किया गया था कि वहाँ पर पैसे प्रोवाइड किया जाए। तो भारत ऐसा कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा फूड प्रोग्राम चलाता है उसके बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विवेक और बहादुरी दोनों में यहाँ पर जो है कंपैरिजन किया गया है कि एक विवेक बुद्धि होती है, एक होती बहादुरी। तो इसके चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब लॉकडाउन लगा तो उस समय ऐसा समय आ गया कि टेस्टिंग होनी शुरू हो गई, क्वारंटीन की फैसिलिटीज़ मिलनी शुरू हो गई, बहुत सारे यहाँ पर रास्ते सरकार ने बनाए, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस को यहाँ पर क्वारंटीन रूम्स में तब्दील कर दिया गया। बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला कि किस तरीके से जो है जो मृत्यु दर है उसको कम किया जाए भारत में। और जैसे ही समय गुजरता गया तो पॉलिसी मेकर्स थे तो उन्होंने अपनी जो यहाँ पर रिस्पॉन्स थे उनको और जो अपडेट वो करते गए। ओके, जो अब यहाँ पर नई इन्फॉर्मेशन उनके पास निकल कर आ रही थी कोविड-19 के प्रति, पैंडेमिक के प्रति। और जब ही यहाँ पर लॉकडाउन अनबाउंड हुआ तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जो थी वो रिवाइव होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर सितंबर की बात करें तो जो इन्फेक्शंस थी, जो पैंडेमिक के केसेस थे, काफ़ी ज़्यादा उछाल यहाँ पर देखने को मिला।
कहा जाता है कि हर एक बीमारी का कोई ना कोई पीक आता है, तो सितंबर को इसका पीक माना गया कि इस समय जो इन्फेक्शन की दरें, जो केसेस निकल कर आए, बहुत बड़े पैमाने पर थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ही यहाँ पर बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया। तो 129% ईयर ऑन ईयर इन अक्टूबर, 249% इन नवंबर एंड देन 62% इन दिसंबर। तो इस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार का होता गया कि हमने खर्चा करना है और जो इसके पीक को नीचे लेकर आना है, उसके लिए जो भी संसाधन हमें चाहिए उसको जुटाना है, उसको यूज़ करना है और इम्प्लीमेंट करना है स्ट्रेटजीज़ को। और इसी के चलते जो कंजप्शन थी उसके ऊपर भी असर पड़ा, और देखते ही देखते जो रिजल्ट निकला, शार्प रिवाइवल हुआ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो नवंबर दिसंबर में आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छे पैमाने पर इकॉनमी दोबारा से रिवाइव होनी शुरू हो गई। दोबारा से जीडीपी का नया डाटा आया तो उसमें भी हम -24% से -7% तक पहुंच गए। तो कहने का मतलब 0 और +1% के आसपास हम जो है अभी जाएंगे आने वाले समय में। 2021 में जो IMF की जो प्रेडिक्शन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, वो भी 11.5% की यहाँ पर ग्रोथ रेट बता रहा है भारत की, कि ऐसी होगी, इतनी ग्रोथ रेट होगी भारत में। और आगे बात कर रहे हैं कि हम जो स्पेंड कर रहे हैं, हमारा जो प्रीशियस फिस्कल रिसोर्सेज हैं, उनको ऐसे ही हमने बांटने शुरू नहीं कर देना कि हमें प्रायोरिटी बनानी है, हमने इस पैसे को वेस्ट नहीं करना है। तो जो भारत के पॉलिसी मेकर्स हैं यहाँ पर, वो रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। और किस तरीके से कर सकते हैं कि वो एक टारगेट बनाए, एक कैलिब्रेटेड पैकेजेस बनाए कि किस सेक्टर को हमने प्रायोरिटी सबसे पहले देनी है और उसको खोलना है, जिसकी भारत की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके ऊपर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है टिकी हुई है। और इसी की तरह यहाँ पर जो है हमें रिकॉग्नाइज करना है कि पैंडेमिक जो है वो डिमांड के ऊपर भी एक शॉक लगा उसको, और सप्लाई के ऊपर, दोनों ओर यहाँ पर शॉक उसने पहुँचाया है। डिमांड और सप्लाई दोनों चेन के ऊपर यहाँ पर शॉक पहुँचा है पैंडेमिक की करते। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर खर्चा करना होगा, हमारा जो सप्लाई साइड है वो भी रिस्पॉन्ड करनी चाहिए। हम फिलहाल हम यहाँ पर यही काम करना चाह रहे हैं कि हम डिमांड जो है उसको दोबारा से रिवाइव करें, क्योंकि इकॉनमी में डिमांड होगी तभी तो सप्लाई चेन दोबारा से शुरू होगी। तो डिमांड तभी होगी जब जो कंज्यूमर है उसके अंदर ट्रस्ट बनना शुरू हो जाएगा कि हाँ अभी मैं फलानी अगर वस्तु खरीदना चाहता हूँ तो मैं खरीद सकता हूँ, अभी पैंडेमिक का कोई इतना असर नहीं होगा, अभी वैक्सीन आ चुकी है, अभी ट्रस्ट अभी और ज़्यादा हो जाएगा। जब वैक्सीनेट पूरा इंडिया हो जाएगा तो फिर दोबारा से अच्छे तरीके से इकोनॉमी रिवाइव होगी, इकोनॉमी चलनी होनी शुरू हो जाएगी, डिमांड जो है दोबारा से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि आप एक्सेलेरेटर भी दबाते जाओ और दूसरी ओर जो है ब्रेक भी दबाते जाओ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर एक एशियन सेज हैं जिनका नाम है थिरुवल्लुवर, तो उनके बारे में यहाँ पर एक बात कर रहे हैं कि वो एक कोट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इज़ द रोप दैट बाइंड्स अनलिमिटेड वेल्थ। सही समय पर सही काम करोगे तो पैसा बचेगा। ओके, और जो यही जो इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क है जो अनसर्टेनिटी के ऊपर बेस्ड है, ओके, बहुत सारी एप्लीकेशंस इसके पास अभी भी हैं, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस होंगे उसमें, तो अभी रूटीन में जब हमारी सरकारें चलनी शुरू हो जाएंगी, काम चलना, दफ्तर चलने शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पर रूटीन में ऐसी अनसर्टेनिटी को हमने यूज़ करना है। देखिए ना, अभी बहुत बड़े पैमाने पर फोर्स लगी है, जो पैंडेमिक से हमने टाकरा करना था। एक साइड से जो पुलिस फोर्सेस थी वो काम कर रही थी, हॉस्पिटल्स में जो हमारे वर्कर्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे, उन्होंने बहुत मतलब बेकाबी से, बहुत ही बहादुरी से यहाँ पर लड़ाई लड़ी है, बिना किसी बीमारी की परवाह किए बगैर। ओके, तो जो यहाँ पर इंटेंशन थी ना, बिल्कुल इसी इंटेंशन पे यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि इनको रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में भी लेकर आना है, बिल्कुल यही इंटेंशन। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर इंटेंशन देंगे तो जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होगी आने वाले समय में, और अच्छे तरीके से पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है बन सकता है। तो इस साल का जो सर्वे है उसने तो एक पर्टिकुलर चैप्टर यहाँ पर बनाया है कि यहाँ पर हमें ज़रूरत है सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन की। तो इसमें यह भी आर्ग्यू किया गया है कि जो भारत का रेगुलेटरी प्रोसेसेस हैं, यहाँ पर कुछ मिसप्लेस्ड बिलीव हैं, ओके, कि ह्यूमन एबिलिटी के बारे में, कि प्रिसाइसली वर्क कैसे कर सके हम, और कैसे जो है हमारे फ्यूचर आउटकम्स हैं वो बाहर निकाल सके आने वाले समय में। और यही वो लोग हैं, सेम यहाँ पर इंटेलेक्चुअल फेलासी है, जो यहाँ पर जब कोविड-19 का समय था, उसको रिस्पॉन्स करने का समय था, तो वहाँ पर भी यही लोग लगे हुए थे, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली यहाँ पर काम कर रहे थे। तो वैसे अगर नॉर्मल यहाँ पर रूटीन में बात करें तो वहाँ पर ये ऐसे काम क्यों नहीं कर सकते, वहाँ पर भी कर सकते हैं। और अगर बात करें इकोनॉमिक थ्योरी और जो हमारे पास यहाँ पर एविडेंस निकल कर आते हैं,
तो ये शो करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक कंप्लीट जो है रेगुलेशन जो है हम प्रोवाइड कर सकें सभी सिचुएशन में, सभी पॉसिबल सिचुएशन में। यहाँ पर काफ़ी अटैम्प्ट किए जाते हैं कि कंप्लीट रेगुलेशन लिखी जाए। ओके, जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं उनके बीच में रहते रहते, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के चलते चलते ही यहाँ पर एक एग्जांपल ली गई है कि भारत में अगर किसी रूटीन एक्टिविटी के तहत ओके तो किसी कंपनी को अगर वॉलंटरली भी हमने क्लोज करना है, बंद करना है, तो वहाँ पर 1570 दिन लग जाते हैं। हालांकि उस कंपनी का कोई डिस्प्यूट नहीं है, किसी तरह की लिटिगेशन नहीं है, तो तब भी यहाँ पर इतना समय लग रहा है। तो ये समय एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के तहत ही यहाँ पर डिले हो जाता है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर हो जाता है। अगर इसको कंपेयर करें जो बाहर के मुल्क के कंट्रीज हैं उनके साथ, तो वहाँ पर इतना समय नहीं लगता अगर किसी को क्लोज डाउन ही करना, जहाँ पर किसी तरह की कोई भी डिस्प्यूट है ही नहीं। तो ये यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है यहाँ पर। तो यही चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर कि जैसे पैंडेमिक के तहत आपने कोई डिले नहीं किया, बिल्कुल तत्पर रहे अपनी जॉब के प्रति, तो अभी भी उसी तरीके से काम करना है, तो तभी हमारी इकॉनमी और बढ़िया तरीके से रिवाइव करेगी। तो इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है ये आर्ग्यू करता है कि नामुमकिन सा हो जाता है जब हमारे पास इनकम्प्लीट रेगुलेशन होती हैं, कि कैसे जो है हम ये इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए कि कैसे डिस्क्रिशन को रिमूव करें डिसीजन मेकिंग में से, जिस वजह से जो है डिसीजन मेकिंग डिले ना हो पाए। जितने भी यहाँ पर अटैम्प्ट यूज़ किए जाते हैं डिस्क्रिशन को रिड्यूस करने के लिए, ख़ास तौर पे जो रूल्स होते हैं जो लीड करते हैं कि ज़रा से ज़रा डिस्क्रिशन हो, ता जो कि जो रूल्स हैं और जो रेंडर्स इसके बीच में जो है जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत ही ओपेक हो जाते हैं। तो इसमें क्या चूज़ करेंगे, तो ये भी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो इकोनॉमिक सर्वे यही कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को हम सही कर सकते हैं। उसके लिए रूटीन में हमें उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को रूटीन में यूज़ करना है जो पैंडेमिक के वक्त हम यूज़ कर रहे थे। तो लास्ट में यहाँ पर आखिर में ऑथर बात करें टाइमिंग इज़ ऑफ द एसेंस। तो आखिर में यही बात कर रहे हैं कि सोल्यूशन यही है कि अल्टीमेटली रूल्स को इतना सिंपल रखो कि डिस्क्रिशन होने दो, और जो ज़रा से ज़रा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, कि यहाँ पर पारदर्शिता रहे जो भी आप काम कर रहे हो, तभी ट्रस्ट जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ेगा जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी किसी भी चीज़ के बारे में। और रिसेंटली भारत सरकार ने एक ई मार्केट प्लेस, जिसको जेम पोर्टल भी बोलते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस करके इसको, तो ये भी यहाँ पर एक पोर्टल अवेलेबल करवाया है जो रूटीन गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट्स होती हैं, तो वो उसके लिए कहने का मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर आप जो है सेल परचेज कर सकते हो इस मार्केट प्लेस में। तो एक पोर्टल है ऑनलाइन आप खोलोगे तो जिस तरीके की भी आप परचेज करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर कहना चाह रहे हैं ऑथर कि इसी तरीके से आप ट्रांसपेरेंसी रखो, सिंप्लिसिटी रखो, जैसे आपने इस पोर्टल में रखी हुई है। तो प्राइसेस जो हैं उसको भी आप ओपनली विजिबल रखो, जो कि मॉनिटर किए जा सके, कोई भी यहाँ पर कंसर्न सिटीजन हो उसके द्वारा, और जो ऑनेस्ट ऑफिशियल है वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है परचेज कर सके बिना किसी चिंता के कि जो भी यहाँ पर मेरे सामने चीज़ प्रोवाइड की गई है बिल्कुल सही है और किसी तरीके की धांधली इसमें नहीं होगी। जो कोविड-19 का पैंडेमिक है उसने यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर छोड़ दी हैं कि अगर कोई भी डाउट होता है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग फॉर रेडिकल अनसर्टेनिटी, तो कोविड-19 एक ऐसा दौर गुजरा है जिसमें जो भी लगा था, ठीक है, तो वो काम इसलिए कर रहा था कि इसका जो है पसारा रोका जाए, किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, इस बीमारी को फैलने से रोका जाए। तो उस पैंडेमिक के दौर बाद अभी किसी तरह का शक नहीं रह जाता कि क्या इंपॉर्टेंस होती है अकाउंटिंग की अगर कोई रेडिकल अनसर्टेनिटी की सिचुएशन पैदा हो जाए उसके लिए। और इस साल का जो सर्वे है ये लेआउट करता है हाउ दिस इन्फॉर्म्ड इंडियाज रिस्पॉन्स टू द पैंडेमिक, कि किस तरीके से भारत ने यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया है पैंडेमिक के चलते। ओवर द नेक्स्ट ईयर रीडर्स विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू जज हु हैड द बेटर एडवाइस, स्टिलगिट्स और थ्रूवल्वर। तो ये स्टिलगिट्स जो है नोबेल प्राइज विनर है और थ्रूवल्वर हमारे एशियन सेज हैं, तो दोनों के बारे में यहाँ पर हमने बात की है। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि किसने सबसे बढ़िया एडवाइस हमें दी है और अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से यहाँ पर जज किया है। और इस आर्टिकल के जो राइटर हैं वो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और जितने भी व्यूज़ इस आर्टिकल में दिए गए हैं वो सभी इनके पर्सनल हैं। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है, काफ़ी बड़ा आर्टिकल है ये, और इसमें अच्छे से हमने समझा है पैंडेमिक के बारे में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस थे उसके बारे में, इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है, किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है, खासतौर पे रेगुलेशन के ऊपर फोकस कर रहा है। तो इसके लिए पर्टिकुलर एक चैप्टर लेकर आया है इकोनॉमिक सर्वे।
तो इसकी हम डिस्कशन भी अलग से शुरू करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की, चैप्टर 1 से चैप्टर जितने भी चैप्टर होंगे आज के लेक्चर में हम इसके ओवरव्यू देखेंगे, और फिर फर्दर हम जो है चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो है करके इस पूरी सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की। तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट किया जाए, और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी के भी लेक्चर्स आ रहे हैं तो उसको भी आप सुनिए। इसके अलावा करंट अफेयर जो पीआईबी की न्यूज़ आ रही हैं वो भी आ रही हैं, उसको भी आप सुनिए, काफ़ी आपको फ़ायदा पहुंचाएगी आने वाले समय में। तो यही था पूरा आर्टिकल। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।